जय हिंद। आपका इतिहास मिडिल इतिहास के वीडियो में आप बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? ज़रूर आप स्वस्थ होंगे। और आज का टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहला भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर जब आक्रमण किया तब से मिडिल जो हिस्ट्री है शुरुआत हो जाती है। मतलब कि मिडिल हिस्ट्री की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू होती है। गजनी, मोहम्मद गौरी, गुलाम वंश पढ़ेंगे, जिसमें ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन, साथ में इसके लास्ट तक कौन कौन से हर एक छोटे बड़े जो सुल्तान हुए बात करने वाले हैं। एक भी आपका टॉपिक छूटने वाला इससे नहीं है। आप इस चीज़ को संदेह से हटा दीजिए, उसको दिमाग में ना रखिए, संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आइए और शुरू करते हैं। और सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते हैं। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए, तो आप निसंकोच और बिना किसी संदेह के आप हमारे साथ रहिए, बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, यह गवर्नर सिंध का था। सिंध का साथियों ये गवर्नर था, ठीक है। तो साथियों, जब अरब देश था, अरब, उस समय अरब में खलीफा हुआ करता था, ठीक है साथियों। एक खलीफा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था और यह जितने भी एम्परर होते थे उनको कंट्रोल करता था। और कहा जाता था कि जो खलीफा है उसे कोई नहीं हरा सकता। खलीफा सबसे बड़ा है, उसे भगवान ने धरती पर भेजा है लोगों का हित करने के लिए। और लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी। तो उस समय एक अल हज्जाज खलीफा हुआ करते थे, ठीक है। अल हज्जाज उस समय खलीफा थे साथियों, अल हज्जाज। ये अरबी खलीफा थे और इस अल हज्जाज खलीफा के ही दामाद और सेनापति था कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है साथियों। अब जो है अल हज्जाज जो था, उसने इनको आदेश दिया मोहम्मद बिन कासिम को कि दाहिर यानी सिंध का जो दाहिर है उसको दंड दो, क्योंकि वह हमारी बात नहीं मान रहा है। समस्या साथियों यह थी, पूरब की तरफ बढ़ने के लिए कासिम को कोई ज़रूरत नहीं थी और न ही जो यहाँ का खलीफा अल हज्जाज था, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ समस्या उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि सिंध के क्षेत्र में जो लोग थे वो समझते थे कि ये जो है इनके व्यापारियों को लूट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लूटपाट की समस्या चल रही थी और ये सिंध के क्षेत्र में ही चल रही थी। इससे अल हज्जाज के जितने व्यापारी थे मजबूर थे, परेशान थे और इस लूटपाट से बिल्कुल नाखुश थे। तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ पहले समझाओ कि जो ऐसी गड़बड़ियाँ हो रही हैं या तो बंद करें, अगर उसके क्षेत्र में हो रही है तो, या तो मेरी सहायता करें उसे कंट्रोल करने में। लेकिन जो यहाँ का दाहिर था, ठीक है, उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि यह हमारे लोग नहीं हैं, ये लोग हमारे
नहीं है, हमें पता नहीं कहाँ के लोग हैं। और सहयोग की बात हुई तो सहयोग करने से भी मना कर दिया, कहा कि हम नहीं सहयोग कर सकते। इससे हज्जाज ने आदेश दिया कि इन पर आक्रमण किए जाए, और इन पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम सेनापति बनकर के 712 में तैयार हुआ और पहुंच गया बैटल ऑफ अरोर में। ठीक है ना, कहाँ पे साथियों? तो बैटल ऑफ अरोर में। देखिए यहाँ लिखा है उमैयद नाम के कौन थे खलीफा, जो मुस्लिम कनक्वेर सिंध में जो है, और मुल्तान में जो ब्राह्मण किंग थे दाहिर, इनको अरोर में पराजित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो साथियों ये रहा मोहम्मद बिन कासिम का तरीका रहने का। और ये लोग अरब के थे, तो अरब में देख सकते हैं कि इसी तरह का व्यवस्था होता था, यानी समुद्र के यहाँ पे मॉरिशस होते हैं, है ना। तो दाहिर को दंड देने के लिए, समुद्री लुटेरों से सुरक्षा करने के लिए, यह 17 वर्ष की आयु में 712 में ईस्वी में चल दिया साथियों। और सबसे पहले देवल पर विजय प्राप्त किया। कहाँ साथियों? तो देवल पर। देवल सिंध के बगल में ही है, जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ का है यह क्षेत्र, एरिया। अब जब देवल से युद्ध हो रहा था साथियों ना, तो दाहिर ने इसका सहयोग नहीं किया। दाहिर ने कहा कि हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे पर थोड़े आक्रमण किया है, तो इसने कोई भी सहयोग नहीं किया। और फिर देवल को इसने जीत लिया आसानी से। देवल में उतने मजबूत राजा नहीं था, ठीक है, इससे इनकी क्या हो गई, हार हो गई देवल की। इसके बाद नेउन, इसके बाद साथियों नेउन, इसके बाद साथियों नेउन पर आक्रमण किया, सहवान पर, साथ में शीशम के, सीमम या शीशम बोल सकते हैं इसको, शीशम के जाटों पर यह आक्रमण किया था साथियों। और उसके बाद राओर विजय, राओर विजय पर इसने क्या किया, चढ़ाई की। और राओर विजय हुआ, जिस पर दाहिर का शासन हुआ करता था, और राहिर यानी राओर में ही यह बैटल्स लड़ी गई थी। और जब दाहिर पर आक्रमण हो रहा था, तो यहाँ पे दाहिर को पता था कि हमारे ऊपर भी आक्रमण होगा ज़रूर, क्योंकि हमने इसकी बात मानी नहीं है, और देवल पर क्या हुआ है कि आक्रमण हो चुका है, तो हमारे पर होना बिल्कुल लाजमी है। इसलिए अपनी यह सेना लेकर के तैयार था कि हम लड़ेंगे इससे। लेकिन लड़ा तो सही, लेकिन हार गया साथियों। लेकिन यह हार गया, और यह इसी बैटल में मारा भी गया। तो इसके 2 पुत्री और पत्नी जो थी, 2 पुत्री थी, और पत्नी को इन्हें भेज दिया गया उस उमैयद राजा के पास, उस खलीफा के पास, जो हज्जज खलीफा था उसके पास। और कुछ अनुसूचियाँ जिसमें बताया जाता है कि इन 2 पुत्रियों ने कुछ चाल चली और कही कि पहले हमें मोहम्मद बिन कासिम ने यूज किया है, और आपको जूठा दे रहे हैं, दिया है वो खाने के लिए। और बताया जाता है कि उसने मोहम्मद बिन कासिम की चमड़ी उधेड़ ली थी, शरीर पर से चमड़ी निकाल ली थी इस हज्जाज ने साथियों। इसका दामाद था फिर भी, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये पुत्रियों ने गलत तरीके से सिखाया है, तो इसको, इन लोगों को दीवार में चुनवा दिया गया था। ऐसे ही जब दाहिर पर
हार गया, जो दाहिर शासक था दाहिर। तो इसका एक पुत्र और विधवा पत्नी जो कि वहाँ पे थे, तो वह एक और किला था बगल में ही, वहाँ पे उसकी पत्नी विधवा थी, उसको वह छोड़ करके, क्योंकि दाहिर मारा जा चुका था, तो उसकी दूसरी पत्नी थी। तो इसका बेटा जो था वह अपनी जैसे जो पत्नी थी उसकी दाहिर की, उसको वहीं पे छोड़ करके वे ब्राह्मणाबाद में चला गया, ठीक है। और ब्राह्मणाबाद में जा करके वहाँ पे वह अपना शासन चलाने लगा, और यहाँ पर उसकी पत्नी भी हार गई उससे, क्योंकि वह तो जीत नहीं सकती। फिर ब्राह्मणाबाद पर गया जब मोहम्मद बिन कासिम, तो वहाँ पर भी इसने लड़ाई लड़ी, इसने मोहम्मद बिन कासिम ने, और हालांकि ये भी हार गया। इसके बाद मुल्तान की मिट्टी होती है, इसको भी विजय कर लिया। तो इस तरीके से साथियों इसने बहुत ही धन दौलत लूट करके अरब ले गया, और इस्लाम धर्म का यह प्रचार प्रसार भी खूब किया साथियों। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, और इसने अच्छा खासा क्षेत्र को जीता भी था, विजयी हुआ था। और अब बताया जाता है कि इसकी जो हत्या है सुलेमान खलीफा जो थे उन्होंने करा दिया था। मतलब कि जब हज्जाज की मृत्यु हुई तो उसके बाद इसका एक नेता था, वह खलीफा बना, लेकिन वह जो खलीफा था वह क्या था, हज्जाज का बिल्कुल विरोधी था। वह हज्जाज को देखना नहीं चाहता था, तो हज्जाज के सेनापतियों को भी वो देखना नहीं चाहेगा। और इसने जो इसका अगला खलीफा था उसने इनकी मृत्यु करवा दी हज्जाज की, और इनकी जब मृत्यु होगी, हत्या हो गई, उसके बाद खलीफा यह बना। और यह जितने भी लोग थे, इनके जो मंत्री या इनके सेनापति, उनको एक एक करके मरवाने का प्रयास शुरू कर दिया। कौन? तो खलीफा का अगला खलीफा जो था, हज्जाज का खलीफा, है ना। तो इसका एक और सेनापति था जो बहुत पसंद करता था अपने सेनापति को, यह खलीफा। तो उसको मुल्तान और दाहिर पर शासन करने के लिए उसे चुना, और उसे चुनने के लिए क्या किया गया, सबसे पहले इस मोहम्मद बिन कासिम को हटाना पड़ेगा रास्ते से। तो इसकी हत्या जो है, जो सुलेमान था खलीफा, उसने करवा दिया। सुलेमान खलीफा बना हज्जाज के बाद, तो इसने इसकी क्या करा दी, हत्या करा दी। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का अंत होता है, और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से बहुत ज़्यादा धन दौलत लूट के ले गया था। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है महमूद गजनी। साथियों महमूद गजनी, तो देख सकते हैं यहाँ का रहने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, सऊदी अरब का यहाँ का रहने वाला था, और यहाँ से होते हुए इराक, ईरान से होते हुए यह पाकिस्तान, और यहाँ से यह पूरा सिंध तक, यहाँ तक का अपना शासन कंप्लीट किया था साथियों। देख सकते हैं कितनी बड़ी जर्नी है इसकी। और मोहम्मद बिन कासिम को आपने देखा, तो मोहम्मद बिन कासिम देख सकते हैं, यही मोहम्मद बिन कासिम था इसमें, और इसमें भी देख सकते हैं यह मोहम्मद बिन कासिम के खलीफा हैं, और यहाँ पे यह सेनापति हैं। और इसका क्षेत्र देख सकते हैं कहाँ तक इसे जीता था। देखिए मकरान यह है, मुल्तान यह है, रावर में इसने दाहिर पर आक्रमण किया था, तो रावर में ही इसकी युद्ध हुआ था। और ब्राह्मणाबाद यहाँ पे है, और सिंध यहाँ पे है, और देबुल यहाँ पे है। सबसे पहले देबुल को यह आया था, जीता था। उसके बाद सिंध को जीतने के लिए यह आगे बढ़ा था,
और सिंध को जीता तो ब्राह्मणाबाद इसका पुत्र भाग गया था और ब्राह्मणाबाद को भी क्या किया, इसे जीत लिया। फिर लास्ट में पंजाब के मुल्तान वाले क्षेत्र को भी मोहम्मद बिन कासिम ने विजयी प्राप्त की। अब हमारा अगला टॉपिक सुल्तान मोहम्मद गजनवी या गजनी। यह भी एक इन्वेडर ही था जो भारत पर आक्रमण करने के लिए, इस्लाम का प्रसार करने के लिए और धन दौलत लूटने के लिए ये सब आते थे। समझिए इनके यहाँ पे कुछ भी नहीं उगता था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अरब का जो कंट्री था, देश था, यहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे तो उगते नहीं थे, यहाँ पे जंगल झाड़ी थी नहीं, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी जिससे ये लोग बेदीन रहा करते थे। तो इन्हें खाने के लिए चाहिए तो वे कहाँ आएंगे, तो वे भारत पर ही आ सकते थे और भारत पर आक्रमण करके यहाँ से लूटपाट करते थे। उस समय तेल की खोज नहीं होती, तो इनके लिए कमजोरी थी कि अब करें तो क्या करें, तो दूसरों के ऊपर यह डिपेंड रहे थे। तो महमूद गजनी 932 में पैदा हुआ था साथियों। 932 ईस्वी में यह पैदा हुआ और सॉरी साथियों, 932 में अलाउद्दीन नाम का एक तुर्की सरदार था। अलाउद्दीन नाम का अलाउद्दीन यह सरदार था और यह गजनी में रहता था और गजनी इसकी राजधानी भी थी और यह अपना साम्राज्य भी यहाँ पे गजनी में स्थापित कर लिया था। कहाँ पे, तो गजनी में। और जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई तो कुछ समय तक गजनी में एक शासक था पीरितगीन। अलाउद्दीन के बाद उसका भाई था पीरितगीन, उसने शासन किया और इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। इस गजनी के समय में, या गजनी से कोई आया था तो 972 में भारत पर कोई आक्रमण किया था। ठीक है, सबसे पहले आक्रमण देखने को मिलता है। और इसका शिकार सबसे पहले कौन बना, जब गजनी के लोग भारत पर आक्रमण किए तो सबसे पहले पंजाब में एक जयपाल नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। जयपाल वही शिकार हुआ था और सबसे पहले उसी के साथ युद्ध हुआ था, जो जयपाल के साथ। पंजाब में शाही राजवंश था। अब अलाउद्दीन जो था, इसके कुछ गुलाम थे, इसके कुछ गुलाम हुआ करते थे। उसी गुलाम में एक नाम था सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन, यह सुबुक्तगीन नाम का व्यक्ति गुलाम था और सुबुक्तगीन 977 में गद्दी बैठा और सुबुक्तगीन का ही पुत्र था महमूद गजनी। सुबुक्तगीन कब था, बैठा गद्दी पर 977 में, और इसी का पुत्र था कौन, तो महमूद गजनी। अब गजनी जो है अपने पिता के काल में, और गजनी देखिए जो गजनी था 971 में जन्मा था और यह यामनी वंश से ताल्लुक़ रखता था। किस वंश का था तो यामनी वंश का यह था, यामनी वंश, गजनी यामनी वंश। और जब इसका पिता हुआ करता था तो अपने पिता के समय, ठीक है, यह अपने पिता के समय खुरासान का शासक था। पिता के समय
खुरासान का शासक था और 1998 में यह गद्दी पर बैठा। 998 में यह गद्दी पर बैठा। साथ में जो बगदाद का खलीफा था अल आदिल बिल्लाह ने इसे इस पद की मान्यता भी दी कि गजनी तुम क्या हो, इस गद्दी पर बैठ सकते हो, और उसे यामुन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। यामीन उद्दौला और यामीन उल विल्लाह की उपाधि से नवाजित किया। किसको? तो मोहम्मद गजनी को। यामीन उद्दौला यामीन उल मिल्लाह। ठीक है। तो बताया था कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे ज़्यादा बार गजनी था, 17 बार आक्रमण किया था। और सबसे पहली बार आक्रमण 1001 में किया था। 98 में तो बैठा ही था और 1001 में इसने पहली बार आक्रमण किया। और इससे पता चला कि भारत की तरफ बहुत ज़्यादा धन है, वहाँ से हम लूट के अपना साम्राज्य को विस्तार कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आया, बैठा गद्दी पर, और पहला लूट 1001 में सबसे पहले किया। और वह पेशावर में आनंदपाल से पहला युद्ध किया था। आनंदपाल से इसने युद्ध किया था। कब? 1001 में, जो कि पेशावर का था। साथियों, यह कहाँ का था? आनंदपाल तो पेशावर का शासक था। यहाँ पे युद्ध हुआ था। मुल्तान पर भी आक्रमण किया। लाहौर पर, थानेसर तक यह जो है धीरे धीरे आ गया। और साथियों, इसी समय जयपाल मारा भी गया था। जो जयपाल था इसी समय मारा गया था, क्योंकि जयपाल जो था इसी समय हुआ था। अब 1917 में, ठीक है, या 1017 में, ठीक है, तो इसने जब 1001 में गद्दी बैठा, मतलब भारत पर आक्रमण किया, तो सबसे पहले जयपाल के विरुद्ध लड़ा और जयपाल के साथियों यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे 1008 में इसने नगरकोट के विरुद्ध हमला किया था और वहाँ पे सबसे पहले मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली उसने जीत बनाई थी। यानी वहाँ पे मूर्तियों के तोड़ने का सबसे पहला उन्होंने सिलसिला शुरू किया था। और जब थानेसर की तरफ पहुँचा तो वहाँ से चक्रस्वामिन की कांस्य से निर्मित मूर्ति, ठीक है, प्रतिमा थी, और उसको उसने गजनी भेज करके रंग भूमि में रखवाया था। एक मूर्ति मिली थी चक्रस्वामिन की, मूर्ति मिली थी, और उसको इसने कहाँ रखवाया था? तो रंग भूमि में भेज दिया था इसको, अपने देश यानी अफगानिस्तान में रंग भूमि में इसको रखवाया था। देख सकते हैं साथियों किस तरीके से यह आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और 1017 में इसने महावन युद्ध में इसने कुलचंद से की। महावन युद्ध कुलचंद से इसने की। उसके बाद कन्नौज को जीता, मथुरा को लूटा, मथुरा को इसने लूटा। देख सकते हैं साथियों, बहुत ज़्यादा अनैत कर देते थे सब ये सब। और हमारे जो राजा थे खाली बैठ के खड़े होकर देख रहे थे कि ठीक है हमारे ऊपर नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा ज्यादतियाँ किए कि हमारे एक एक जो शहर थे, चाहे धार्मिक हो चाहे आर्थिक रूप से अच्छा हो, मजबूत हो, सबको एक एक करके लूट रहे थे। देखने वाले देख रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सबको ये था कि हमारा थोड़े है।
ये साथियों स्थिति थी। फिर महमूद गजनी 1025 में, गजनी जो है 1025 में पुनः अगला आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर किया, और उसमें भीम फर्स्ट शासक था। और उसमें जो सोमनाथ मंदिर था वह लकड़ी का, ईंट का और पत्थरों आदि का बना हुआ था, जिससे इसे तोड़ने में बहुत आसानी हुई और पूरा खंडहर कर डाला। आपको दिखा सकते हैं, देखिए मूर्ति भंजक था, यह हर एक मूर्तियों को तोड़ तोड़ के देखिए कैसे तोड़ देता था। और देखिए यह सोमनाथ मंदिर था, इसको तोड़ के कैसा बना दिया, यह इस तरीके का। लेकिन सोमनाथ मंदिर था कैसा, देखिए कितना सुंदर यहाँ पे दिख रहा है, समुद्र किनारे था गुजरात में। और उसके बाद देखिए किस तरीके का यह हो गया सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके यहाँ से बहुत ज़्यादा इसने धन ले गया। कहा जाता है कि इसको यहाँ से एक 12 मन की सोने की मूर्ति प्राप्त हुई थी। यहाँ से इसे 12 मन की सोना की मूर्ति मिली थी इसको, 12 मन की बड़ी सोने की मूर्ति। उसको इसने कई ऊंटों पर लदवा करके भिजवाया था। इतनी आसानी से जा नहीं सकता, तो इसे ले जाया गया था इस तरीके से, देख सकते हैं साथियों। और हमारे यहाँ पे जो मंदिरों में ही उस समय धन को, सोने को, चांदी को रखा जाता था, क्योंकि उसमें परंपरा बना दी गई थी कि अगर मंदिर से जो चुराएगा वो कोढ़ी होकर के या ऐसे वैसे मर जाएगा, उसे स्वर्ग में नरक मिलेगा, पकौड़ी की तरह छनाएगा। तो ऐसे जो है इसकी ये सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। तो इसके साथ साथ 20 लाख दिनार, देख सकते हैं 20 लाख दिनार बहुत बड़ी मात्रा होती है, इस मंदिर से खाली लूट के ले गया था। और सहायता करने के लिए कई शासक भी आए थे, जैसे अनिलवाड़ के शासक, ठीक है ना, उसने सहायता किया था अहिलवाड़ के शासक। इसलिए महमूद गजनी ने अहिलवाड़ शासकों पर भी बाद में हमला किया था और उनसे भी कुछ संपत्ति, उनकी यहाँ भी संपत्ति लूटी थी। फिर इसी क्रम में देखें तो लास्ट में जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहे थे, तो रास्ते में पंजाब में जाट हुआ करते थे, ठीक है। तो जाटों ने इसकी कुछ संपत्ति को लूट लिया था, किसकी, गजनी की। जब गजनी की संपत्ति लूट रही थी, गजनी को ये बड़ा बुरा लगा कि हमारे संपत्ति कोई लूट रहा है, क्योंकि उस समय वह लूट के ले जा रहा था, उसे वह आक्रमण करने के मूड में था नहीं। लेकिन फिर लौट के आया और सबसे लास्ट उसने अभियान किया था जाटों के विरुद्ध, और जाटों को भी अच्छे से हराया था, उनको नाको चना चबवाया था साथियों। और इसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। 1030 में ऐसे गजनी की मृत्यु हो जाती है। तो देख सकते हैं कैसे जो है यह था, कितना खतरनाक और किस तरीके से अपने लूटपाट करने के लिए किस हद तक जा सकता था यह व्यक्ति, यानी गजनी शासक था। तो बताया जाता है कि सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला, धारण करने वाला यह पहला गजनी शासक था, सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला। इसके बाद सुल्तान या सल्तनत काल शुरू हो गया, सुल्तान ही सुल्तान होते गए। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक यह था। इसकी सेना में हिंदू लोग भी थे, उच्च पदों पर थे, जैसे सेवंद राय और तिलक। हिंदू सेनापति थे सेवंद राय और तिलक, इसके सेनापति हुआ करते थे इसके सेना में। और इसके यहाँ पे, इसके दरबार में कई कवि हुआ करते थे, जैसे फिरदौसी, अलबरूनी,
उतबी, फारूकी। कौन कौन? तो अलबरूनी, अलबरूनी हो गया, उतबी, फारूकी, इसे आप नोट कर सकते हैं। अलबरूनी, उतबी, फारूकी और फिरदौसी। तो यह क्या थे? ये इसके दरबार में रहने वाले कवि लोग थे जो लेख और रचनाएं किया करते थे। साथियों, यह रहा गजनी का काला चिट्ठा और इसकी कहाँ कहाँ विजयी हुआ था और किस तरीके से हमारे देश को लूटा था। तो अब साथियों, अगला हमारा टॉपिक होगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, तो देख सकते हैं इस तरीके से यह था। अब यह है मोहम्मद गोरी। ठीक है साथियों, और इसकी बात अब करेंगे हम लोग। तो साथियों, गोरी गौर का शासक था। गौर, और गौर कहाँ पड़ता है? आज के अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में गौर था और गजनी भी गौर में ही पड़ता है, मतलब कि अफ़गानिस्तान में ही है। तो यहाँ के एक छोटे से राज्य का यह शासक हुआ करता था गोरी। और 1173 में यह वहाँ का शासक बना भी था, 1173 में। और 1175 में ही इसने मुल्तान पर चढ़ाई कर दी। इसने मुल्तान में साथियों चढ़ाई कर दी गोरी। ठीक है, मुल्तान में सबसे पहले। और यह गोरी जैसे गजनी था, एकदम इसे पहले से भी पता था। जब पढ़ता था ना तो इसे पता था और लोग पढ़ाते थे भी कि भारत में धनों का राजा है, सोने की चिड़िया है भारत। तो आप जब भी जाओगे भारत पर चढ़ाई करने के लिए भारत में, तो आपको वहाँ से बहुत सी चीज़ें मिलेगी। और यह बचपन से इसकी ख्वाहिश थी कि हम भारत को लूटें, भारत को लूट करके अपना साम्राज्य विस्तार करें, अपना विरासती जीवन जिएं। इसकी दिली ख्वाहिश थी। और सबसे पहले देखिए 73 में यह गद्दी बैठा और तुरंत अपनी सेना को मजबूत किया, तुरंत सुल्तान पर पहुंच गया, यानी मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान इस समय आप पाकिस्तान के एरिया में आता है, पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है 1175 में। उसके बाद 3 साल बाद इसका अगला आक्रमण था पाटन गुजरात में 1978 में। 1178 में इसका अगला था पाटन। पाटन कहाँ पे है? गुजरात में, सोमनाथ में। और इसने सोमनाथ मंदिर को दोबारा लूटने का इसने प्रयास किया था, क्योंकि अब सोमनाथ में भीम सेकंड का शासन था, भीम सेकंड का था। और गजनी के समय भीम फर्स्ट था। और जब भीम फर्स्ट लड़ाई जब इससे हुआ था और इसने सब कुछ तोड़ ताड़ दिया था मंदिर को, तो इसने इस बार पत्थर से बनाया था मंदिर को, पुनर्निर्माण किया था, ताकि इसको दोबारा कोई तोड़ ना सके, तोड़ने में इतनी आसानी ना हो। और इसकी दिली ख्वाहिश थी, लोगों ने बताया भी था कि जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था, सोमनाथ मंदिर से बहुत चीज़ें मिली थी। 20 लाख दिनार मिला था, सोने की मूर्तियाँ मिली थी बड़ी बड़ी। तो यह भी चाहता था कि हम भी चलें, एक ही बार क्या करेंगे, बढ़िया माल जीत के लाएंगे। इसने भी गया, लेकिन यहाँ पे भीम सेकंड था, पहले से तैयार था कि उसे पता था कि आएगा ज़रूर कौन न कौन, क्योंकि उनको चस्का लग गया है। अब चस्का लग गया है तो वह दोबारा दूध पीने के लिए कुत्ता जो है ज़रूर, या और बिल्ली घर में घुसेगी और क्या करेंगे, पकड़ के उसको दबोचेंगे। और भैया भीम जो था सेकेंड, इनको अस के लपेट के इनकी धुलाई की, ऐसी धुलाई की कि यह जो है गजनी मर गया, समझिए यह गजनी एकदम मर ही गया था।
ठीक है। यह गजनी समझिए कि मर गया था तब। उसके बाद इसने वहाँ से कैसे करके वहाँ से भागा, वहाँ से भाग करके अपनी जान बचाई और उसके बाद 2 साल तक ताका नहीं था। लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश थी कि भारत पर हमें आक्रमण करना है, भारत को इस्लाम का प्रचार करना है। इसका एक और इरादा था, लूटपाट तो करना ही था, इस्लाम का भी प्रचार करने के लिए एकदम तैयार था कि हम इस्लाम का प्रचार करेंगे यहाँ पर चल के। भीम सेकंड ने इनकी खबर ली बढ़िया से, इनको एक एक पाठ पढ़ाया जो है इतिहास का। अब इसके बाद ये जो है यहाँ से चले गए, बुरी तरह इससे गोरी परास्त हुआ भीम सेकंड से। अब इसने जान गया कि अब हम पंजाब की तरफ से या सिंध की तरफ से हम भारत में नहीं घुस सकते, हम भारत में इधर से भाई साहब नहीं घुस सकते। देखिए यह घुसने का प्रयास कर रहा था इधर से, ठीक है, इधर सोचा कि हम इधर से घुस जाएंगे, लेकिन अब इसे लगा कि अब जो है हमें मुल्तान की तरफ से घुसना चाहिए, इधर से होते हुए फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो अब यह पंजाब की तरफ से भारत में घुसने का प्लान बनाया और भारत में घुसा भी। और धीरे धीरे अब छोटे छोटे जो राज्य थे उनको जीतना शुरू किया, 1 जीता, 2 जीता, 3 जीता। इसके बाद इसकी क्या हुई, मनोबल बढ़ा और समझ गया कि अब तो हम मजबूत हो गए हैं, अब हम क्या हो गए हैं, राजा हो गए हैं, अब हम भारत में किसी को हरा सकते हैं। तो अब इसकी सामना होने वाला था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहानों ने परमार जो थे उनको और दिल्ली के तोमर उन्हें बढ़ा दिया है। दिल्ली के तोमरों को जब मन तब उनको परेशान करते रहते थे। जब इनको शिकार करने का या मन करता था कि हम युद्ध करें थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ सैन्य अभ्यास होते हैं, ऐसे ही सैन्य अभ्यास करने का मन करता, तुरंत तोमरों के ऊपर पड़ जाता था। तोमर अपना लेकर तैयार हो जाते थे, उसके बाद लड़ाई लड़ते थे और उसके बाद अपना फिर वापस चले जाते थे, बड़े खाली परेशान करते थे उनको। ऐसे ही परमारों के ऊपर भी इसने पृथ्वीराज चौहान या गढ़वाल वंश ने खूब मतलब ऐसे मजे लिए थे, सब जो होता है, आक्रमण किए थे ऐसे ही नॉर्मली। तो इसकी सारी सिस्टम क्या थे, मजबूत थी, हर एक व्यवस्था क्लियर था और यह पहले तैयार था कि हमारे ऊपर कोई भी होगा आक्रमण तो हम तैयार रहेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से तैयार था और गौरी आया भी और उल्टा मुंह खाया, ठीक है, मतलब कि यह हार गया। कब, 1191 में तराइन के युद्ध में। काम साथियों, तो तराइन के युद्ध में इसकी एकदम मजबूत हार हुई थी, बढ़िया हार हुई थी एकदम। और इसमें तो यह घोड़े पर से गिर गया था। 1991 में जो तराइन का युद्ध था पहला, घोड़े पर से गिर गया था और नीचे पड़ा हुआ था। अगर कोई 2 घंटे तक नहीं इससे उठा लिया जाता तो मर जाता ही, लेकिन इसका ही एक सेनापति था, तुरंत इसको उठा करके लेके चला गया, ठीक है, इसको लेके चला गया। तो यह जीवित रहा, ठीक है, जीवित रहा बढ़िया से। लेकिन अगले साल इसने फिर पृथ्वीराज चौहान को हराने का एक नया प्लान बनाया, नया तरीका बनाया। और इसी बीच जो पृथ्वीराज चौहान था, मैंने बताया कि इसने जयचंद के जो बिटिया थे संयोगिता को इसने भरी सभा में स्वयंवर हो रहा था, वहाँ से उसको किडनैप करके उठा करके लेके चला गया पृथ्वीराज चौहान, जिससे जयचंद नाराज हुआ और इसे कसम खाया कि मैं तुम्हें उजाड़ के मानूंगा, तुम्हें उजाड़ दूंगा, तुम्हें ऐसे नहीं जीने दूंगा, रहने दूंगा। इस तरीके से अब यह विरोधी हो गया जयचंद। और जयचंद ने बताया देता है कि इसने पत्र लिखा था गौरी को कि भारत पर आक्रमण करो, मैं तुम्हें सारे बंदोबस्त करूंगा और तुम्हें खुफिया जानकारी दूंगा
और इससे लड़ने के सारे उपाय बताएंगे कि इसे कैसे हराया जा सकता है। गौरी सोची कि साल भर में इतना मजबूत तुरंत बन गया और अपने जो काम थे या अपने सेना को मजबूत करना दिन दुगनी चार चौगुनी तरीके से करना शुरू कर दिया। और अगले ही साल, ठीक है, अगले साल 1992 में 1192 में चढ़ाई कर दी इस पर। और चढ़ाई करने के बाद गौरी इस बार विजयी हुआ, क्योंकि गौरी पर किसका हाथ था? तो गौरी पर साथियों जो हाथ था वह था गढ़वाल वंश जयचंदों का था, और भी कुछ छोटे मोटे राजा थे जो उनकी सहायता किए थे। और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के साथ परमारों के जो शासक, परमारों के जो सेनापति थे अल्लाउदल, परमारों के शासक थे, परमार वंश के जो मालवा के शासक थे, अल्लाउदल की इसी युद्ध में गौरी के सेनापति उनके सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। और यहाँ पे हार गया था पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में। और पृथ्वीराज चौहान की कई सारी अनुसूतियाँ, जैसे इनके बारे में जानकारी हमें पृथ्वीराज अशोक के चंद्रबरदाई जो लिखे हैं उनसे मिलती है। इसे बताया गया है कि गौरी इनके हारने के बाद इनके बच्चों को, इनकी पत्नी को, इनके साम्राज्य के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की थी। इनके साम्राज्य में जितनी महिलाएं थीं सबको गलत तरीके से ट्रीट किया गया, उनके साथ रेप तक किया गया। और इसकी बेटी और इसकी पत्नी के सामने गौरी ने ऐसा काम किया था। उसके बाद इसने चंद्रबरदाई के हिसाब से ले गया था, मतलब जो लिखा गया है, और इसने उसको लेकर जा करके अपने दरबार ले गया था। और दरबार में बताया गया कि चंद्रबरदाई के द्वारा कि इसे शब्दवेदी बाण आता था। उसे जब पता चला तो उसने कहा ठीक है, शब्दवेदी बाण चढ़ाओ, हम इसे देखेंगे। और शब्दवेदी बाण उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई और शब्दवेदी बाण से उसे मारा गया, क्योंकि शब्दवेदी वो बोल रहा था गजनी, और इसने उसी को शब्द को ध्यान रख करके उसे मारा और जा करके उसी को इधर टांग से लगा और उसकी मृत्यु हो गई गजनी की। और उसके बाद गौरी की मृत्यु हुई। और जो इसके चंद्रबरदाई कवि थे और पृथ्वीराज चौहान, चंद्रबरदाई ने इनको मार के अपने खुद को मार लिया, क्योंकि उस सैनिकों द्वारा उसे मार लिया जाता। और कुछ अनुसूतियाँ ऐसे हैं जो मुस्लिम इन्वर्टर्स ने लिखे, जो मुस्लिमों के साथ आए थे। उसने लिखा कि नहीं, इसको बंद करा करके इसे अजमेर ले गया था, गुजरात की तरफ, ठीक है। किसको? तो पृथ्वीराज चौहान को। वहाँ पर थोड़े क्षेत्र का उसने शासक भी नियुक्त किया था कुछ समय के लिए, और फिर वहीं पे पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को छोड़ दिया था। अगर गौरी को नहीं छोड़ता, मार देता उस समय, तो ऐसे हालात नहीं उत्पन्न होते। लेकिन उस समय राजपूत शासकों के कुछ नियम थे, कानून थे। उसने इतिहास को दरकिनार करके अपने नियम को फॉलो करते थे कि हम जो हैं वही सही है। किसी राजा के साथ अगर उसके हथियार नहीं है तो उन्हें मारना पाप है, उनके साथ युद्ध करना पाप है, उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इसलिए क्या हुआ कि वो जो है बच के निकल गया। इसके साथ साथ ये जो देख रहे हैं गौरी, इसके बाद अगला चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद के साथ। चंदावर जो कि आज के फिरोजाबाद में है चंदावर, और वहीं पे 1994 में इसके साथ हुआ था। 1994 में चंदावर के साथ, चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद के साथ फिरोजाबाद में। और यहाँ पे जयचंद की हार तो निश्चित थी, क्योंकि ये जो इसका मुखबिर बना था और इसकी हार बिल्कुल हो गई थी। और इस तरीके से जो है इसने पूरे किया था। और इसने खोखर जाटों ने जो है झेलम तट पर
ठीक है, इसको बदला के स्वरूप मार दिया था 1206 में। 1206 में गजनी को यह खोखर जो थे जाति के लोग, खोखर ये जनजाति के लोग थे, और इन्होंने जो क्या किया था, ये खोखर जाट होते थे, जाट जो हरियाणा आज के समय में है, इन्होंने इन सबों ने 1206 में इसको मार दिया था बदला लेने के लिए, क्योंकि इसके एक गौरी सौरी थे, गोरी गजनी वजनी, तो खोखरों को सबसे पहले परेशान किए थे। और इस तरीके से इसने अपने क्षेत्र को अन्य सेनापतियों को सौंपते हुए वापस लौट रहा था, और इस समय इसकी मृत्यु हुई थी। और जो कि खोखर जो जनजाति थे जाट के, उन्होंने इनकी बदला लेने स्वरूप इनकी समाप्ति कर दी थी। तो ये साथियों रहा है आज का गौरी वाला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल, सल्तनत काल, ठीक है। तो आइए सल्तनत काल शुरू करते हैं। स्लेव डायनेस्टी 1206 एडी में इसकी स्थापना हो जाती है, स्लेव डायनेस्टी की, क्योंकि 1206 एडी में ही खोखर जो जाट थे उन्होंने झेलम के तट पर गोरी को मार दिया था। अब गोरी की मृत्यु हो गई, तो अब गोरी के जगह पे कोई ना कोई शासन करेगा, कोई न कोई शासक बनेगा। तो दिल्ली का शासक उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का स्लेव डायनेस्टी का एक राजा यहाँ पे बनता है, जो कि 1206 से 1210 तक। तो स्लेव डायनेस्टी में यह सबसे पहला राजा हुआ, और इसने पूरे अपने स्लेव डायनेस्टी में जितने क्षेत्र से सबका एकीकरण किया, एकीकृत किया, क्योंकि इसमें कुछ कुवाचा के पास थे, कुछ अलदौजा के पास थे, तो इनको जीत करके एक में राज्य मिलाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे भी गुलाम थे और गौरी के समय अलग अलग क्षेत्रों का उन्हें राज्य संभालने के लिए दिया गया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों, यह बहुत ही कठिनाइयों में शुरुआती दिनों में रहा, जब यह छोटा सा था, और इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्किस्तान आज का जो समय है तुर्किस्तान, यहाँ पे इसकी जन्म हुआ था तुर्किस्तान में। और जब यह छोटा सा था तो उसी समय यह अपने माता पिता से कहीं बिछड़ गया था। इसे माता पिता का प्यार तक नहीं मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद इसे एक व्यक्ति ने इसे पा गया, तो उसने किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, क्योंकि उसमें जब दास हुआ करते थे, दासों का खरीद बिक्री खूब की जाती थी। जब उसे बेच दिया गया तो जिस व्यक्ति ने खरीदा तो उसके पास कोई भी पुत्र नहीं था, तो उसने उसे पुत्र समझकर, पुत्र मानकर उसे सारी विद्या सिखाई, हर एक जानकारी, ज्ञान और शिक्षा से रूबरू कराया। उसने इसे पढ़ने के लिए घुड़सवारी सिखाई, धनुर्धर विद्या सिखाई, और भी जो उस समय सिखाई जाती थी सारी विद्या इसे सिखाने का प्रयास किया उसने। उसके बाद इसने भी इसे एक व्यक्ति को बेच दिया, और फिर वह व्यक्ति जब कहीं जा रहा था तो उस समय इसका पहचान हुआ था गोरी से। और गोरी जब इसकी कार्य क्षमता को देखा, जब इसके युद्ध करने की कला को देखा, तो बड़ा ही प्रभावित हुआ, और तुरंत इसको अपने खेमे में शामिल कर लिया, अपनी सेना में शामिल कर लिया, और इसे गुलाम बना दिया। उसके बाद साथियों एक पर एक राज्यों को जीतने में गौरी की खूब मदद करता था।
कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले आमिर ए आखुर का इसे पद दिया। इसे अमीर ए आखुर बहुत ही बड़ा पद होता है, जो था घोड़ों का सरदार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया था कब? जब यह गौरी के खेमे में, गौरी के सेना में शामिल हुआ था और इसने तराइन के युद्ध में कन्नौज से जब जयचंद को हराना था, उस समय भी गुजरात के अहिलवाड़ों को हराने के लिए, परमारदेव को हराने के लिए कलिंजर का युद्ध जब हुआ, महोबा में और खजुराहो में जो युद्ध हुए थे, सब में इसने खूब बढ़िया परफॉर्म किया था, जिससे गौरी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसे अमीर आखुर का पद दिया, यानी घोड़ों का सरदार बनाया। और जो साथियों ऐबक होता है, आप पढ़ते हैं ऐबक। ऐबक का अर्थ क्या है? तो ऐबक का अर्थ होता है तुर्की शब्द में चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का इसे देवता कहा जाता है। ऐबक का अर्थ यहाँ पे होता है। ठीक है। अब 1206 में जब वह गौरी मरा तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे सिंहासन संभाला दिल्ली का, और दिल्ली में अपनी गद्दी बैठाई, और इसने अजमेर से लेकर के उज्जैन तक इसका शासन हुआ करता था। और 1208 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था, उसने इसे दास्ता से मुक्त किया साथियों। अभी जब 1206 में गद्दी बैठा ना, कुछ अमीरों ने इनको गद्दी बैठाया, उस समय यह दास के रूप में था। यह अपने नाम से सिक्का नहीं चलाया, इस समय अपने को राजा भी घोषित नहीं किया। लेकिन जब 1208 में जब इसे पूरी तरह से दास्ता से मुक्त कर दिया गया, तब यह जा करके अपने आप को स्लेवरी से मुक्त माना और अपने आप को राजा समझा। भले राजा था, लेकिन राजा अपने आप को मानता नहीं था, क्योंकि वह एक दास ही था। इसे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा मूवी प्रभास की मूवी है बाहुबली, उसमें कटप्पा होता है। तो कटप्पा को आपने देखा होगा, कटप्पा कभी भी राज्य के विरोध में नहीं जाता है, हमेशा राजा की तरह से रहता है और हमेशा गुलाम बने रहता है। जब एक बार कोई अरब यात्री आया रहता है यहाँ पे, अरब का राजा, तो वो कहता है कि तुम्हें कितना रुपए चाहिए बोलो, मैं तुम्हें इस दास्ता से मुक्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, मैं इस से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे जो पुरखे हैं, पुरानिया हैं, पहले से ही दास्ता मतलब इस राज्य की सेवा करने के लिए फिक्स कर दिया है, हम चाह के भी इससे अलग नहीं हो सकते। तो उस तरीके का जो है यहाँ पे दास समझ सकते हैं हुआ करता था। अब जो है तो 1206 से 8 तक तो था क्या, राजा नहीं था ना, तो यह मलिक या सिपाह सलार के रूप में बैठा हुआ था। ठीक है। और ये जो है मतलब वहाँ से केवल बैठ करके ही शासन किया करता था, ये उसका अपना इतना ज़्यादा वो नहीं रखता था। और इसने भीम सेकंड को हराया, बाद में जो है जो भीम सेकंड था इसको हराया। और यही भी भीम सेकंड जो था गौरी को हराया था। भीम सेकंड गौरी को यही भीम सेकंड हराया था 1173 में। फिर बाद में जो है 1109 के आसपास इसने भीम सेकंड को हराया, लगभग 25 साल बाद। ठीक है। इसके बाद साथियों यह जो है पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसने अन्य भी बहुत से काम किए थे। ऐसे इसने जो है अपनी राजधानी जो थी
वो लाहौर को बनाई थी साथियों। और कुतुब मीनार की नींव इसने ही डाली थी। साथ में दिल्ली में इसने कुव्वत इस्लाम मस्जिद, यानी इसने मीनार की निर्माण किया था, मीनार शुरू किया था बनाने का यही। राजधानी लाहौर में अपनी बना के रखी, अपनी राजधानी को लाहौर में बना के रखी। ठीक है। और इसने कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनाया। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनाया। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था ऐबक ने। इसे लाल बख्श कहा जाता था, इसे लाल बख्श कहा जाता था क्योंकि यह बहुत लाखों का दान देने वाला होता था। और इसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को दम नष्ट करा दिया था 1210 में साथियों। ठीक है। और इसकी मृत्यु जो है, मैंने बताया कि चौगान यानी घोड़े पर एक खेलने वाला होता है ये चौगान, और यही घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। इसे पोलो भी कहते हैं। और इसे लाहौर में ही इसे दफना दिया गया। लाहौर जो है पाकिस्तान में इस समय है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है साथियों आराम शाह। इसका उत्तराधिकारी होता है आराम शाह। लेकिन जो आराम शाह था, ठीक है, लेकिन जो आराम शाह था साथियों, ये जब 1210 में बैठा गद्दी पर, तो यह उतना ज़्यादा मजबूत था नहीं, शासन करने के योग्य नहीं था। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर में ही रखा। और इससे जो अमीर थे दिल्ली के और अन्य क्षेत्रों के, नाराज़ हो गए थे आराम शाह से। क्या थे? नाराज़ थे। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है यह दामाद भी था किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। और साथ में सेनापति भी था, साथ में सेनापति भी था। अब इल्तुतमिश को न्योता भेजा दिल्ली के सरदारों ने, दिल्ली के अमीरों ने। तो वह जो राजा बनने के लिए वहाँ से चल दिया, वह जो है वहाँ से राजा बनने के लिए चला। और जैन, दिल्ली के बाहर ही एक जैन नाम का स्थान पे आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध के बाद इल्तुतमिश की यहाँ पे विजय होती है, क्योंकि दिल्ली में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे राजा हुआ करते थे। ये जो अमीर थे, सरदार थे, ये थे जो इनको हर एक संभव प्रयास किए इनको इल्तुतमिश को जिताने में, जिससे इसकी जीत बहुत ही आसान हुई और जल्द ही ये जीत गया इल्तुतमिश। ठीक है। और इल्तुतमिश को यहाँ पे राजा बना दिया गया। ठीक है साथियों, यह राजा बना और युद्ध में जीतने के बाद। ठीक है। तो हम लोग अब इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। तो साथियों इस तरीके से अब इल्तुतमिश गद्दी बैठा। और इल्तुतमिश आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम शाह जो कि 1210 से 1211 तक था, लगभग 8 महीने तक शासन किया था आराम शाह। उसके बाद इल्तुतमिश 1211 से 1236 AD तक शासन किया था। आइए इल्तुतमिश के बारे में समझते हैं, इसका क्या सिस्टम था और यह कैसे जो है अपना शासन को चलाया और मजबूत किया। देखिए, यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
यह कुतुब मीनार बनाया गया है, जो कि बख्तियार काकी के नाम पर यह बनाया गया। ना कि कुतुब मीनार अपने नाम बनाया था, अपने नाम पर नहीं बनवाया था बल्कि यह बख्तियार काकी, इसके गुरु हुआ करते थे, उसके नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। और यह अलाई दरवाज़ा है, जिसको अलाउद्दीन ने दिल्ली में बनवाया था। तो साथियों, इस तरह से अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे निर्माण कार्य भी कराए थे। और जो है इसका अगला शासक जो बना इल्तुतमिश, तो साथियों यह इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश, हम देखेंगे कि यह इल्तुतमिश जो है, यह इलबरी तुर्क ये एक अलग टाइप के तुर्की होते थे। इलबरी तुर्क एक अलग तरह के ये तुर्की में आते हैं। और इसी के साथ में इल्तुतमिश जो है, यह ऐबक का गुलाम और दामाद भी हुआ करता था। और ऐबक की मृत्यु के समय जो है वह बदायूं का गवर्नर था। कौन? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उस समय जब मृत्यु हुआ तो बदायूं का वह गवर्नर था। और लाहौर, इल्तुतमिश जो है लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली लेके आया। तो दिल्ली लाने का किसका प्रयोजन था? इल्तुतमिश का। और इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहला ए कुहरा के निकट करवाया था। हौज ए सुल्तानी एक इमारत है जिसकी निर्माण जिसने दिल्ली यानी दिल्ली के पास में करवाया था। कौन? तो इल्तुतमिश ने। अब इल्तुतमिश जो है जो खोखर जाट थे, यहाँ पे आपने खोखर का नाम पढ़ा होगा। और खोखर जाटों ने ही हत्या करी थी। किसकी? तो गोरी की हत्या इन्होंने झेलम नदी के तट पर खोखर जाटों ने हत्या कर दी थी। लेकिन जब इल्तुतमिश आया तो ये बिल्कुल प्रभावहीन हो गए थे, ये अब कुछ भी करने के लायक नहीं थे। ठीक है। और गौरी जो है अमील उमरा पद, ठीक है, इसे दिया था। जो गौरी जो था सबसे पहले इसे अमील उमरा पद दिया था, जब यह सबसे पहले जब इसको गुलाम बनाया था। यह भी गुलामी था। किसका? तो गौरी का। और गौरी को यह बदायूं के जब युद्ध कर रहा था बदायूं में, तो इससे मिला था और यहीं पे इसने गौरी ने इल्तुतमिश को अपना गुलाम बनाया था। और सबसे पहले बदायूं का बागडोर भी इल्तुतमिश को दिया गया था, सौंप दिया गया था गौरी के द्वारा। ठीक है। अब जो है इसको पद भी दिया गया था, अमीर उल उमरा पद। ठीक है। अब तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने बनाया था। तुर्कान ये चिहलगानी, ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण जो है था। और फिर 1215 में और साथियों जब इल्तुतमिश था तो उसी समय एल्दौजा और कुआचा ये इनको भी अलग अलग साम्राज्य दे दिए गए थे। कब? गौरी के समय ही। जैसे कुआचा लाहौर का शासक बना था और एल्दौजा भी
ये कराची से लेकर के इधर का शासक एल्दौजा बना था। तो जब तुर्कान चिलगानी का निर्माण किया गया, इल्तुतमिश इन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया, इनको हराने का प्रयास किया और पूरा साम्राज्य को एक छत्र में लाने का यह सपना देखता था इल्तुतमिश। तो उसने 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध किया गया और यह एल्दौजा के साथ तीसरा युद्ध किसने, तो इल्तुतमिश ने किया और इससे इसको जीत लिया, एल्दौजा को हरा करके उसके क्षेत्र को जीता। और फिर 1217 में कुवाचा, ये जितने भी लोग हैं इन्हें अलग अलग साम्राज्य गौरी के समय ही प्राप्त हो गया था और यह स्वतंत्रता पूर्वक शासन चला रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ नहीं इन पर किया, कोई दबाव नहीं दिया, लेकिन इल्तुतमिश को इन पर दबाव बनाना पड़ा क्योंकि ये इनको डिस्टर्ब कर रहे थे इल्तुतमिश को। तो कुवाचा से ये लाहौर को छीन लिया। किसको, तो लाहौर को कुवाचा से इल्तुतमिश ने यहाँ पे छीन लिया और जितने भी विरोधी उनका अंत कराने का काम जो है इसने पूरा कर लिया। सब इसके जितने भी विरोधी समाप्त हो गए। अब इसी समय चंगेज के भय से जलालुद्दीन मुरुवर्नी, जो चंगेज खान था, एक राज्य जो है जीत रहा था, तो उस समय उसके भय से जलालुद्दीन मुगवर्नी एक शासक था, यह भाग करके इल्तुतमिश के पास आया। ठीक है, और इल्तुतमिश ने उसे, और चंगेज खान ने पहले ही उसे आगाह कर दिया था इल्तुतमिश को कि मुगवर्नी को आप सुरक्षा नहीं देंगे, इसे अपने राज्य में अधिकार नहीं देंगे, इसे सुरक्षित नहीं करेंगे। तो इल्तुतमिश ने भी समझदारी का परिचय देते हुए इसको अपने राज्य में आने नहीं दिया और यह चंगेज खान जो है सिंध से ही वहाँ पे वापस चला गया। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश ने उसकी सहायता नहीं की थी। और फिर 1228 में फिर जो मुगवर्नी था अपने आप वापस चला गया, उसे बिना सहायता दिए ही। ऐसे ही अली मर्दान ने बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, अली मर्दान जो था, इसी समय अली मर्दान जो बंगाल का शासक था, सबसे पहले बंगाल का स्वतंत्र शासक बना। क्या बना साथियों, तो यह सबसे पहले स्वतंत्र शासक यही बना, बंगाल को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र केंद्रीय सहायता से रहा बिना। और इसने बंगाल, रणथंभौर, ग्वालियर, परमार और चंदेलों से उज्जैन को जीत लिया था। तो इल्तुतमिश जो है एक प्रतापी सुल्तान हुआ करता था। इसने इतना नहीं साथियों, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया, तांबे का जीतल और चांदी का टका। ठीक है, इसने सिक्का चलवाया था। इसने इक्ता व्यवस्था रखी थी। इक्ता व्यवस्था मतलब कि जितने भी काम होंगे वह एकीकरण रहेगा। और इसके दरबार में दरबारी भी थे, जिसे मिन्हास उल सिराज दरबारी था। और यह गुलाम वंश का कहा था कि यह वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक विस्तार कुछ किया नहीं और बहराम शाह आया तो वह कुछ नहीं कर पाया। और गुलाम वंश का संस्थापक, जो सेकेंड संस्थापक या वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ने आकर के अपने साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार कराया।
देख सकते हैं इस तरीके से यह जो है मतलब किया, और इसकी मृत्यु जो है 1236 में इल्तुतमिश की हो गई थी। और इसने जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। सुल्तान पद की स्वीकृति इसने किससे ली थी? तो बगदाद के खलीफा से ली थी। तो इस तरीके से इल्तुतमिश का भी शासक धीरे धीरे खत्म होता है। और इल्तुतमिश के कुछ काम भी थे। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाया कुतुब मीनार का, लेकिन वो पूरा नहीं करा पाया, तो पूरा कराने का जो श्रेय है इल्तुतमिश को जाता है। सबसे पहले शुद्ध अरबी का सिक्का भी इसने जारी किया था। इसमें चांदी का टका और तांबे का जितल था। हमें बताया कि एकता प्रणाली की शुरुआत भी करी थी इसने। और इसने ने चालीसा दल का निर्माण कराया था, जिसमें तुर्कान ए चिलगानी के नाम से भी जाना जाता है। और इसने दिल्ली के जो अमीर थे उनका दमन करने का इसने फैसला किया था। तो इस तरीके से अब जो है इसकी समाप्त हो गया। इसके बाद इसका जो पुत्र था, एक पुत्र था जो कि बंगाल में शासन करता था, जो कि शासक अच्छा था और वही शासन बनने के लायक था, लेकिन उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उसकी कम उम्र में मृत्यु हो गई, जिससे इसका एक और शासक था जो कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। वो उतना अच्छा शासक नहीं था, विलासी जीवन जीता था। इससे बहुत ही चिंतित था इल्तुतमिश, इसलिए उसने मृत्युशैया पर होते हुए भी रजिया सुल्तान को, अपनी जो बिटिया थी उसको सुल्तान बनाने का फैसला किया। इसके बाद अपनी मृत्यु हो गई। लेकिन जो यहाँ के अमीर और चालीसा दल के जो लोग थे, वो किसी महिला के सामने सिजदा या सर झुकाने में उन्हें शर्म महसूस होती थी, और उन्हें किसी महिला की सेवा करना या महिला की आदेशों को पालन करना उन्हें शर्म की तरह लगता था। इसलिए क्या किया सरदारों ने कि उसके पुत्र जो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन था फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और वह उस समय जो है बदायूं और लाहौर का शासक हुआ करता था, लेकिन थोड़ा विलासी था। और जब उसको विलासी करने का भी काम जो है उसकी एक दासी थी, जो कि उसको माँ कहता था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो उसको विलासी जीवन जीने के लिए उसको प्रेरित किया, और वो विलासी जीवन करने में व्यस्त हो गया। और उसकी माँ जो शाह तुर्कान थी, वह मिलकर शासन चलाने लगी, जिससे अत्याचार हुआ खूब और विद्रोह बढ़ा। अत्याचार वो करने लगे, साथ में विद्रोह भी क्या हुआ, खूब बढ़ा। साथियों, विद्रोह बढ़ा, जिससे जो उस समय के सरदार और चिलगानी वाले थे, चालीसा दल के लोग थे, वह इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। समस्या उनको समझ में आई, और उन लोगों ने रजिया को समझाया, और रजिया भी लाल वस्त्र पहन करके लोगों से सहयोग मांगी कि हमें सहयोग करिए, ऐसे शासन नहीं चल सकता, हमारा साम्राज्य या सुल्तान जो है बेकार हो जाएगा और दिल्ली किसी दूसरे के हाथ में चल जाएगी। तो लोगों ने सहयोग भी किया और रजिया को शासक बना दिया। साथियों, रजिया को शासक बनाया, और ये रही रजिया। अब रजिया क्या बनी, सुल्तान। अब रजिया जो है सुल्तान जब बनी तो ये महिला थी, और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। लेकिन सरदार और उलेमा जो थे, इन्हें
राजी भी करने का काम इल्तुतमिश और रजिया ने खूब बढ़िया से किया। लेकिन इल्तुतमिश ने पहले इनको राजी कर दिया था कि यही अगली शासिका बनने वाली है, लेकिन फिर भी ये मनमानी किए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि किसी भी स्त्री के सामने यह नतमस्तक हों। और यह बड़े, लेकिन जो रजिया थी बड़ी ही समझदारी के साथ शासन चलाने का काम किया, और ये इसके पास समझदार दिमाग तो था ही। और साथियों, यह सरदारों से भी संघर्ष का सामना किया, भाई से भी अपने संघर्ष का सामना किया। जो रुकनुद्दीन था, इसने भी संघर्ष किया कि हमें यह क्यों राजा से हटा दी, यह हमारी बहन नहीं है तो चुड़ैल है। सरदारों ने भी इसका बहुत पीछा किया, लेकिन सबको संघर्ष का जो था, विद्रोह, सबको दबाने का बड़ा ही बढ़िया इसने तरीका अपनाया और सबको दबा दिया, करके दबा दिया। इसने लखनऊती कहाँ पे है बिहार में, से देवल तक। देवल कहाँ पे है? देवल साथियों बताए थे हमने कि जब इसी वीडियो में भी बताया है, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले देवल पर अधिकार किया था, तब वह जाकर के दाहिर पर अपना शासन सुनिश्चित किया था। तो यार बंगाल से लेकर के पाकिस्तान तक पूरी तक शासन को अपने हाथ में जिम्मा उठाया और वहाँ पे कंट्रोल भी स्थापित किया। और यहीं पे अबिसिनिया के युद्ध में, ठीक है ना, और यहाँ पे एक अबिसिनिया का दास भी था, जलालुद्दीन याकूत था। ठीक साथियों, तो जलालुद्दीन याकूत अबिसिनिया का था, और यहाँ पे युद्ध करते हुए समय इसे जो है यहाँ पे इसे जानकारी हुई, इसे मिलन हुआ, और यह इसे बड़ा ही इस पर विश्वास किया, और विश्वास करके इसने इस पर कृपा बरसाई, और इसने इस याकूत को अश्वशालाध्यक्ष इसे बनाया। अश्वशालाध्यक्ष किसको बना दिया? तो जलालुद्दीन याकूत को बना दिया, जिससे चालीसा दल के लोग क्या हो गए? विरोधी हो गए, क्योंकि यह इन चालीसा दल में तो दल में का था नहीं, ये जो अबिसिनिया का था बहुत ही दूर का था, लेकिन इस पर कृपा जो है बरसाई इसने। और इसी समय यह सरहिंद का शासक जब सरहिंद की तरफ गई थी, तो वहाँ का जो शासक था अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया जो शासक यहाँ पे, इसके साथ भी इसकी अच्छी खासी कृपा थी, और इससे इसका प्रेम संबंध हो गया, क्योंकि अल्तुनिया जब गई थी, अल्तुनिया से वहाँ पे सरहिंद के शासक अल्तुनिया के पास, तो वह उस समय विद्रोह कर दिया था, और वहाँ पे जब गई तो वह वहाँ पे उससे जो है युद्ध किया, और सरहिंदों ने याकूत को मार दिया और बेगम को कैद कर लिया यहाँ पे, ठीक है। बेगम को ये लोग अल्तुनिया के शासक जो थे, अल्तुनिया सरहिंद का शासक ने कैद कर लिया, और वहीं पे अल्तुनिया के ही संरक्षण में इसे रखी गई थी, और यहाँ पे अल्तुनिया जो है इसे विवाह भी कर लिया। और इसी समय जब अल्तुनिया से विवाह हुआ इसका, तो उस समय दिल्ली का शासक किसी और को बना दिया गया था, दिल्ली का शासक कोई और बन गया था यहाँ पे। तो अल्तुनिया के साथ रजिया दिल्ली पर कब्जा यानी शासन जमाने के लिए फिर वापस पहुंची, लेकिन रास्ते में 1240 में इसके समर्थकों ने छोड़ दिया साथ, और इसकी यहाँ पे हत्या भी कर दी गई, ठीक है, इसकी यहाँ पे हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद अल्तुनिया और रजिया जो है यहाँ पे इनका कैथल के पास ही इनका टॉम बनाया गया है, इनका
मृत्यु का अंतिम यहाँ पे देखा गया। तो बताया गया कि जो बहराम और अलाउद्दीन मसूद जो साथ है यहाँ पे अगले राजा जो इसके भाई थे रजिया के, तो वे यहाँ पे योग्य थे नहीं, वे यहाँ पे साथियों योग्य नहीं थे और यज्ञ न होने के कारण इनको बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद 1242 में, कब साथियों, तो 1200, ठीक है, तो 1242 में किसको बैठा दिया गया, तो यहाँ पे 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह जो है रुकनुद्दीन का पुत्र था, रुकनुद्दीन का पुत्र था, और बहराम शाह भी पुत्र था। जो बहराम शाह था यह भी पुत्र था, इसके पहले ही यह बहराम शाह जो 40 से 42 तक था, 40 से 42 तक कौन था, तो बहराम शाह, और रुकनुद्दीन 42 से 46 तक रुकनुद्दीन बैठा रहा। लेकिन दिक्कत यह थी कि ये जो है इसी समय जो है दिक्कत यह थी कि इल्तुतमिश के समय मतलब थे, लेकिन इसने ही अलाउद्दीन मसूद शाह ने ही बलबन को चालीसा दल में घुसाया और यहाँ पे बलबन जो था यहाँ पे मंगोलों को हरा दिया यहाँ पे इसी समय। और षड्यंत्र करके यही बलबन ने 1246 में नसरुद्दीन शाह को गद्दी बैठाया। किसको साथियों, तो नसरुद्दीन शाह को गद्दी पर बैठाने का काम किसका था, तो बलबन का था। क्योंकि बलबन ने क्या किया, मंगोलों से सुल्तानों की रक्षा की और नसरुद्दीन शाह को गद्दी पर इसने बैठा दिया 1246 में। अब 1246 में जब नसरुद्दीन गद्दी बैठा तो यह बहुत ही उदार व्यक्ति था, ठीक है, और यह ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था और अपने आप को एकदम बहुत ही सिंपल जीवन जीता था। और इसका विवाह बलबन ने अपनी पुत्री से करा दिया। बलबन अपनी पुत्री से विवाह करा दिया, किसका, तो नसरुद्दीन शाह का, जिससे वैवाहिक संबंध रहा। और ठीक ऐसे ही बलबन धीरे धीरे अपना पैर मजबूत किया और 1266 में गद्दी पर बैठा और 1246 तक बैठा। और यह साथियों इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश का एक गुलाम हुआ करता था। इल्तुतमिश का ये साथियों गुलाम था और गुलाम बन करके यह तब तक बहुत समय तक इंतजार करता रहा कि हम भी राजा बनेंगे, हम भी राजा बनेंगे। और इसलिए अपने आप को भगवान का दर्जा इसने दिया, क्योंकि शासन प्राप्त करना या राजा बनना बहुत बड़ी बात होती है। और इसने राजा बनने के लिए बहुत से प्रयास किए थे और इस प्रयास के कारण यह अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता था और किसी के साथ ज़्यादा राज्य जीतने का प्रयास कभी नहीं किया। जियो और जीने दो के परंपरा को इसने माना और उस पर काम किया। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बहुत कम करता था और जानता था कि अगर हम किसी के साथ किसी का क्षेत्र जीतेंगे तो हमारा भी कोई क्षेत्र जीतने के लिए आ जाएगा, युद्ध झगड़ा करने के लिए आ जाएगा, इसलिए ना हम किसी से करेंगे ना हमसे कोई करेगा। और ये साथियों इलबरी तुर्क कौन था, तो हमने बताया कि इलबरी तुर्क इल्तुतमिश था और दूसरा इलबरी तुर्क जो है यह बलबन बना और बलबन का नाम जो था बहाउद्दीन था, ठीक है। और साथियों यह जो है देखा
कि इसका विरोध करने के लिए कई लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि यह बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति था शुरू शुरू में। और यह जो है जो अमीर थे चालीसा दल के, उनके विचारों से बड़ा यह भिन्न था। ठीक है। और ये इसने जो है उनको जो है कभी सम्मान नहीं देता था, जिससे ये लोग बहराम को लेकर के या बलबन को लेकर के बड़े ही अलग तरीके का सम्मान रखते थे। देख सकते हैं यह मसूद शाह था। और यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन देख रहे हैं यहाँ पे है। और ये इसने जो है दिल्ली का सुल्तान बना और ये 1266 से 87 तक शासन में रहा साथियों। यही बलबन है, आप देख सकते हैं बलबन को। अब बलबन जो है 1266 में जब राजा बना तो यह अपने को श्रेष्ठ जाति का कहता था कि मैं बहुत ही श्रेष्ठ हूँ। और इसके अलावा कभी यह छोटी जाति के लोगों को देखता था तो कहता था कि मेरा खून खौलने लगता है और मेरी तलवार, मेरे हाथ जो है मेरे तलवार के पास जाती है कि मैं इसका कब गर्दन धड़ से अलग कर दूँ। तो यह निम्न जातियों से बहुत ही घृणा करता था, उसे देखना नहीं चाहता था उन लोगों को। कौन साथियों? तो बलबन। बलबन जो है अपने बच्चों का नाम जो है कैकुवाद शासकों के नाम पर रखा। किसके नाम पर? कैकुवाद। तो कैकुवाद शासक कहाँ के थे? तो ये मंगोल शासक हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पर ये अपने बच्चों का नाम कैकुवाद और कैमूर्स ऐसे नाम इसने रखे थे। 40 साल का इसने क्या किया था? खत्म कर दिया था, इसको नष्ट करवा दिया था, 40 साल का अंत करवा दिया था इसने। और इसने 40 साल का अंत करा करके बहुत ही आराम की सांस लिया था, क्योंकि अब उसका कोई भी विरोध करने वाला था नहीं। अब वह दिल्ली पर जब बैठा तो अपने मंगोलों से भी अपने दिल्ली की रक्षा की और इसने दरबार में सिरदा और पोबोस की एक प्रथा लगाई, क्योंकि जो इसके अमीर थे यहाँ पे, अमीर इसका विरोध न करें, अमीर विरोध न करें, इसलिए घुटनों पर खड़े होकर के सिरदा करना था राजा को या किंग को, सुल्तान को। और पैबोस मतलब कि पैर की चुमाई, तो पैर को चुमना पैबोस, ऐसी प्रथा का शुरुआत बलबन ने किया था। और इसने फारसी रीति रिवाज के अंतर्गत नवरोज़ त्यौहार का भी इसने शुरुआत कर दिया था। किसका साथियों? तो नवरोज़ त्यौहार का इसने शुरुआत किया था। इसी के साथ में इसने बंगाल में तुगरिन था व्यक्ति, एक शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। पर बलबन जो जा करके इसका दमन किया, उसकी हत्या भी कर दिया। ऐसे ही मेवाती जो थे, मेवाड़ के लोग, इनकी भी हत्या करी थी, इनको भी दबाया था। साथ ही पंजाब में शांति स्थापित कर जिले इलाही की उपाधि से अपने आप को सुसज्जित किया। कौन साथियों? तो यह था बलबन, जिले इलाही से उपाधि से। अब तुर्कियों का प्रभाव करने के लिए इसने बताया कि सिरदा और पोबोस का इसने शुरुआत करी थी और अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए, ठीक है, इसने रक्त और लौह नीति को अपनाया था। रक्त लौह की नीति किसने अपनाया? बलबन ने, अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए। और विद्रोहियों को बच्चों और पत्नी को ला करके ये दास बना लेता था। ठीक है, पत्नी और बच्चों को ले आकर के दास बना लेता था, जिससे कि अब उसका पूरी तरीके से क्लियर था कि अब इसको डिस्टर्ब करने वाला, विद्रोह करने वाला वहाँ से कोई नहीं होगा। इतना नहीं साथियों, इसने डाकुओं और राजपूतों को
बर्बरता से इनको जो कुचल दिया, इनके विद्रोहों को समाप्त कर दिया, कोई भी इनके शासन में नहीं रहा। और बताया था कि जो बलबन था साथियों, यह बुगरा का पुत्र होता था, बुगरा का पुत्र रहा था। और इसने 1286 में इसका बड़ा पुत्र जो है मुहम्मद जो था मंगोलों से मारा गया था। मंगोल जो थे युद्ध में मार दिया गया था। अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ये लोग यहाँ पे अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर देहलवी कवि के पद पर आसीन थे, कवि के पद पर आसीन थे। और यहाँ पे जो नसीरुद्दीन महमूद था, जो जिसने 1246 में शासक बनाया था, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी, क्योंकि बलबन नसीरुद्दीन महमूद से अपनी बिटिया की शादी भी बलबन ने किया था और उलूग खां की उपाधि यहाँ पे दिया था इसको। किसको? बलबन को। किसने? तो नसीरुद्दीन महमूद ने, है ना साथियों। इसके बाद अगला शासक बनता है कैमूर्स या कैमूर खुसरो। अब ये अपने पिता की हत्या कर दिया था, ठीक है, 1286 में। तो कैमूर खुसरो अधिकारी बताया गया है, लेकिन कैकुवाद एक था जो कि 1287 में गद्दी बैठा, और यह बुगरा खां का पोता था। बुगरा खान का पुत्र बलबन था। और उसने जलालुद्दीन को साथियों इसने अपना क्या बनाया? सेनापति बनाया। जलालुद्दीन खिलजी, आपने सुना होगा, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में गद्दी बैठता है। जब सेनापति साथियों बना तो यह बहुत ही कमज़ोर वर्ग से आता था। साथ में यह इन लोगों में से था नहीं, यह तुर्की युगों में से था नहीं खिलजी। और न होने के कारण जो है इसका विरोध भी कई सरदारों ने किया, तुर्की अमीरों ने किया था कि जलालुद्दीन को इतना पद जो है मंत्री का पद या सेनापति का पद क्यों दिया जा रहा है। तो इब्न बतूता जो था उस समय मोरक्को का यात्री था, आया था और बताया था कि कैकुआ जो वाद था उसको लकवा मार दिया था, ठीक है। और इससे ये जो है मृत्यु शैया पर पड़ा रहा ज़्यादा समय तक। उसके बाद अंतिम जो था कैमूर्स, इसमें अंतिम राजा था कैमूर्स। और कैमूर्स को खिलजी ने, ठीक है, जब था तो इसकी हत्या जो है इसकी कर दी गई थी खिलजी द्वारा, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, ठीक है साथियों, कैमूर्स की हत्या करके। यानी जो अंतिम राजा था वह शमसुद्दीन कैमूर थी। और इसकी हत्या करने के बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। तो साथियों आज इतना ही। और आपको अगर इसमें कोई भी सुझाव हो, कोई टॉपिक हो जिससे आपको प्रश्न कोई है, तो आप कमेंट बॉक्स में इससे दे सकते हैं जानकारी। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।